नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्ता कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए एक क्लासेस स्टार्ट किए थे साइंस का जीएस बैच, जिसमें हम लोग बायो का क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे। बायो का क्लासेज आपको दे रहे थे, बायो क्लासेज चल रहा था। बायो क्लासेज में लगभग हम लोग चैप्टर ख़त्म कर चुके थे और रोग चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वायरस से जो भी रोग होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और बैक्टीरिया से जो भी रोग होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जीवों में, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि पौधे में कवक से कौन कौन रोग होता है। फंजाई से अब जितने भी रोग होते हैं, फंगी से जितने भी रोग होते हैं वो देखेंगे इसमें। तो अब सबसे पहले हम लोग प्लांट में देखेंगे कि प्लांट में कौन से रोग पाए जाते हैं। कवक जनित रोग जो पौधे में है वो कौन कौन है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आलू का बाट रोग सबसे पहले क्या होता है। आलू में 3 रोग पाए जाएंगे, उसमें 2 रोग हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा रोग है कि आलू का बाट रोग, वाट डिजिट ऑफ पोटैटो। इस रोग का कारक सिनक्रीटियम इंडोबायोटिकम नामक कवक है। इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भोरे की तरह काले धागे की तरह रचना इसमें बन जाएगी और पूरा आलू ही क्या होता है, वो सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। आलू का उत्तरभाई अंगमारी रोग कौन सा होता है, आप ये देखेंगे। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का एक अगला रोग जो होगा आलू का उत्तरभाई अंगमारी रोग होता है। इस रोग का कारक फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा बनेगा। आलू जो होगा कौन सा कवक होगा, तो फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस कवक होगा। और पौधे की पत्तियों पर सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा बनेगा, जो अनुकूल मौसम की परिस्थितियों में बड़े से बड़े काले धब्बों में परिवर्तित हो जाता है। इस रोग के कारण अंत में पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है और पौधे क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं कि बाजरा का ग्रीन ईयर रोग जो होता है, ये क्या होता है। तो इस रोग का कारक स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक कवक है। इस रोग के डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियां में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। एक बाजरा का रोग होता है। तो इस बाजरे के रोग में क्या होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक कवक जो होता है वो डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशा निकल जाता है, जो बाद में काले रंग के चूर्ण में वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब अगला आता है, गन्ने में देखते होंगे, गन्ना जब सड़ता है तो उसमें लाल लाल हो जाता है। तो गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रट ऑफ शुगर कैन। इस रोग का कारक कैलोट्रिकम फाल्केटम नामक कवक है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियों में लाल धारियाँ हो जाती है। तने का छोटा होना, पत्तियों का मुरझाना तथा तने का फटना इस रोग का अन्य प्रमुख लक्षण है। गन्ने के रस में शराब जैसी गंध क्या होती है, आने लगती है। जैसे उस गन्ना को अगर हम ऑब्जर्व देखेंगे ना, तो उसमें शराब जैसी गंधें जो होंगी वो हमें देखने को मिलने लगती है। अगला जो रोग पाया जाएगा, मूंगफली का टीका रोग। तो मूंगफली का टीका रोग में क्या होता है, इस रोग के कारक एस्क्रोस्पोरा परसेंटा नामक कवक है। इस रोग के कारक पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस पे क्या होते हैं, गोल गोल धब्बे बनने लगते हैं। और इस रोग के कारक जो है ना, एस्क्रोस्पोरा परसेनेटा नामक कवक वो पाए जाने लगते हैं और पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। अगला हम देखते हैं गेहूँ का कीटू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक अपिक्सिनिया ग्रेविन्स टेट्रिकी नामक कवक है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो देखने में जंग जैसा लगता है। जो कैसा लगेगा देखने में, जो देखने में जंग जैसा लगता है। इस रोग के लिए उत्तरदायी कवक में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर का मतलब बीजाणु पाए जाते हैं।
जिनमें से टिलोस्पोर सबसे अधिक हानिकारक होता है। इस कवक के स्पोर गेहूं के अतिरिक्त एक जंगली घास बारबेरी पर भी उपस्थित होते हैं। ये काफ़ी खतरनाक रोग है, रस्ट ऑफ कीटू रोग। और अतिरिक्त एक जंगली घास बारबेरी पर भी उपस्थित होता है। यही कारण है कि यह पादप रोग प्रति वर्ष विद्यमान रहता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी महतो ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस रोग पर गेहूं का जो रोग है, रस्ट रोग है, जंग जो रोग है, इस पर जो रोग के सबसे ज़्यादा खोज जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक केसी मेहता, इन कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि गेहूं पर रस्ट रोग जो पाया जाता है उसका खोज किसने किया था, तो वो केसी मेहता ने किया था। इनका नाम आप याद रखेंगे, केसी मेहता का नाम याद रखेंगे। अगला हमारा जो रोग हो जाता है डैम्पिंग ऑफ या आर्द्रगलन। इस रोग का कारक पाइथियम नामक कवक है। इस रोग से प्रवाहित बीज भूमि में उगने में असमर्थ होते हैं या फिर वे उगते ही मर जाते हैं। ये तो प्राप्त हो जाएंगे या फिर उगते ही वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। इस रोग का कारक हेलमिनथेस्पोरियम ओराइजी नामक कवक है। इस रोग में पत्तियों पर गोल भूरे चिन्ह होते हैं जिसमें बीच में काला स्पॉट पड़ जाता है। इसमें क्या होगा, ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट राइस पे पड़ता है तो गोल भूरे चिन्ह होते हैं जिसमें बीच में काला स्पॉट क्या हो जाएगा, वो पड़ जाएगा। अब अगला हम देखते हैं, तो अगला जो रोग होता है बाजरे का इरिगोट। इस रोग का कारक क्लीवेस माइक्रोसपेला नामक कवक पाया जाता है। तो बाजरे का स्मॉट रोग जो होता है, इस रोग का कारक टेलियोस्पोर नामक कवक है। बाजरे में रोग जो होता है इसमें टेलियोस्पोर नामक कवक पाया जाता है। बाजरे के इरिगोट में क्लेसिपेस माइक्रोसपेला नामक कवक पाया जाता है। अगला रोग देखते हैं अरहर का झुलसा रोग। अरहर का झुलसा रोग, इस रोग के कारक पीरियम ऑक्सीपोरियम नामक कवक है। तो गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, इस रोग का कारक इरेसिप ग्रेमिन्स टेट्रेसी नामक कवक होता है। तो गेहूं में भी ये रोग पाया जाता है। तो ये वायरस का रोग पाया जाता है। डेफिनेटली ऐसे हैं कि पूछिए मत। अब अगला देखते हैं कि राई अब होता है राई। तो राई का इरगट रोग, तो राई का इरगट रोग में देखेंगे कि इस रोग का कारक क्लेस्पिस पिरपिरिया नामक कवक के द्वारा ये होता है। इसके अलावे हम देखते हैं, इसके अलावे रोग का बात देखते हैं तो मनुष्य में फफूंद जनित रोग, कवक रोग जो पाया जाता है मनुष्य में, वो देखेंगे तो वो क्या होता है, दमा एक सबसे पहले रोग होता है दमा। दमा में देखेंगे कि यह एक संक्रामक रोग या मनुष्य फेफड़े में एस्परजिलस नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न वो ला देते हैं। गंजापन ब्लाइंडनेस जो होता है, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती है जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। इसमें क्या होते हैं, सिर के बाल टूटने लगते हैं। इसको गंजापन रोग बोला जाता है। अगला हमारा जो रोग होता है वो होता है दाद रिंगवर्म। यह रोग ट्राइकोफाइटन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है जिसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है। इसको हम लोग रिंगवर्म बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मनुष्य में आ गए। मैं वैसे ही सीरीज ही बना के लाया हूँ, जितने भी रोग हैं ना उसको एक सीरीज़ के द्वारा मैं तैयार किया हूँ। उस सीरीज़ में अगर हम देखेंगे तो उस सीरीज़ में धीरे धीरे उस सीरीज़ जो ही मैं बना के लाया हूँ, उस सीरीज़ में हम देखेंगे ना तो लाल रंग का गोला, मतलब पहले प्लांट और फिर ह्यूमंस, वैसे ही मैं बना के लाया हूँ सीरीज। वैसे ही लाइन बाई लाइन है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं अब एथलीट फुट की। एथलीट फुट जिसको हम लोग हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं, इस रोग का कारक जो होता है ट्राइकोफाइटाइन नामक कवक होता है। इस रोग का संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को क्या करता है, वो प्रवाहित करता है। तो अगला देखते हैं। अगला जब देखेंगे हम खाज, इस रोग का कारक एकेरस एस्केजिस है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। इसको दाग, खाज, खुजली भी कहते हैं, खाज कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, निद्रा रोग जिसको हम कहते हैं। यह रोग
ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। इस मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथि क्या होती है, बढ़ जाती है और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में दर्द तथा कमजोरी महसूस होने लगती है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा आदमी को ये पकड़ता है। ये सीसी मक्खी से होता है। सीसी मक्खी जो होती है उसके काटने से शरीर में प्रवेश करती है और लसिका ग्रंथि लिम्फ जो होता है वो ग्रोथ कर जाता है, वो बढ़ जाता है। अगला रोग हम जो देखते हैं वो देखते हैं पेचिस। एंटी अमीबा एस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होता है और परजीवी के बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है जिसमें आव और खून की मात्रा अधिक रहती है। पेट में मरोड़ और बार बार शौचालय जाने की इच्छा इसमें होती है। पेचिस काफ़ी खराब रोग होता है, अमीबी पेचिस इसको बोलते हैं। और ये एंटी अमीबा हिस्टोलिका, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, आप यहाँ से याद रखेंगे। एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होता है और इसमें बढ़ जाता है। हम लोग कवक से बाहर निकल के आ गए हैं, प्रोटोजोआ पे आ गए हैं। अब आगे देखते हैं, प्रोटोजोआ रोग पे ही पड़ रहा है। मलेरिया काफ़ी खतरनाक रोग होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है और वो काटता है और शरीर में पहुँच कर उससे क्या करेगा, रोग पैदा करता है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, मतलब खूब ठंडा लगेगा और ठंडा में बुखार लगेगा। इस रोग में लाल रुधिर नष्ट हो जाते हैं। आरबीसी जो होता है ना, इसमें मलेरिया में आरबीसी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। प्लेटलेट्स की मात्रा, रक्त की मात्रा कमी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रक्त इसमें कम हो जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम से होता है, ये याद रखेंगे। मादा एनोफिलीज के काटने से ये रोग आपको देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं पायरिया। यह एंटी अमीबा जिंजेबिल्स नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता तथा दांतों की जड़ों में घाव होता है। अगला जो होता है वो होता है काला जड़। लिस्मेनिया डुनबानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज़ी से बुखार आता है। इसमें जो रोगी होते हैं उसमें बुखार जो आएगा वो क्या होगा, तेज़ी से बुखार आता है। काला जड़ सबसे लास्ट, बुखार का सबसे लास्ट स्टेज होता है। अगर ये किसी को हुआ तो इसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है। सैंड फ्लाई बालू मक्खी की वजह से ये होता है और इसमें रोगी को तेज बुखार आ जाता है। ट्रिक इसमें देखें तो काम पे सुपारी नहीं मिलता, यानी काला जड़, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी और पायरिया, ये सारे चीज़ इसमें क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये तो सब जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से होने वाले रोग थे। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक रोग होते हैं, उसको हम देखते हैं। आनुवांशिक रोग, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है उसी का आनुवांशिक रोग कहा जाता है। जेनेटिक्स में मैं इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, इसमें केवल लोग को हम लोग पढ़ लेंगे। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों के में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक कैरियर का काम करती है। स्त्री में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र, आपको पता है कि एक्स एक्सिस में मिलता है, एक्स पाया जाता है। यदि एक गुणसूत्र एक्स पर बड़ा जाता है कि जीन हो तो स्त्रियां वाहक कार्य करेंगे, लेकिन वर्णाधार नहीं होगा, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। इसके विपरीत पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र पर वर्णाधारता होते हैं। इस बीमारी को डाल्टोनिज्म, इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, इस बीमारी को हम डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते रहता है। अगला हम देखते हैं हीमोफीलिया रोग। अगला क्या है, हीमोफीलिया है। तो इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती है। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त थक्का बनकर रक्त थक्का बनता है, फिर बंद हो जाता है। और रक्त लगातार इसमें हीमोफीलिया जिसको है ना, रक्त लगातार इसमें बहते रहता है। रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया रोग रक्त की कमी के कारण से होता है। इसमें रक्त थक्का बनता ही नहीं है, प्लेटलेट्स तैयार ही नहीं होता है। अतः शीघ्र उपचार ना होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ब्लड जैसे ही हमारे बॉडी से कम हुआ, हमारी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाती है तो हीमोफीलिया जो होता है सबसे ज़्यादा स्त्री वाहक का कार्य करता है और 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनकर बहना बंद हो जाता है। बंद हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं, काफ़ी समय तक वो बहते रहता है। अब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक रोग होता है, फिर डाउन सिंड्रोम होगा। असूत्रीय विभाजन से अनियमितता में उत्पन्न होती है और हो जाने से ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। दोनों लिंग गुणसूत्र XX
एक ही अंडे में क्या होते हैं, वो चले जाते हैं। इस प्रकार अंडा सामान्य शुक्राणु निषेचित होता है तो बनने वाले जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है, यानी 46 होना चाहिए तो वो कम हो जाएगा। और इसमें जाइगोट में लिंगसूत्र की संख्या कम, इस प्रकार के जाइगोट बनने से अनेक स्त्रियां असमताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे शरीर अल्प विकसित कर छोटा तथा वक्ष चपटा और जनन अविकसित होने लगता है। 45 इसकी संख्या होती है और इसमें स्त्रियां बाज होती है और गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। सबसे ज़्यादा ये स्त्रियों में देखने को मिलता है। अब अगला आता है क्लेफ्लैंटेंट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। यह रोग भी असूत्रीय विभाजन का अनियमितता के कारण होता है और इसमें जाइगोट की गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, इसमें बढ़ जाएगी। इसमें देखिएगा डाउन सिंड्रोम में बढ़ेगा, टर्नर सिंड्रोम में घटेगा। टर्नर में उल्टा है थोड़ा सा, डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाएगा और टर्नर सिंड्रोम में घट जाएगा। और पुरुषों की स्त्रीत्व लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पुरुष की वृष अल्प विकसित मस्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक होते हैं। इसमें क्या होता है, नपुंसकता आ जाता है और स्त्री के जैसा सारा चीज़ इसमें होगा। वृषण अल्प विकसित होगा, स्त्रियों के समान विकसित नहीं होगा और ऐसे पुरुष को नपुंसक भी बोला जाता है। तो क्लियर हो पाया होगा। इसमें 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसमें गुणसूत्र बढ़ेंगे, उसमें गुणसूत्र कम होंगे। अभी देखिए डाउन सिंड्रोम की मैं बात कर रहा था, डाउन सिंड्रोम में आ जाइए। मंगोलिज्म इसको बोलते हैं। शिकायत है कि मंगोलिया से ये रोग आया हुआ रहता है। तो देखिए असूत्रीय विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाता है और इस प्रकार के जाइगोट से विकसित भ्रूण कुछ समय पर ही मर जाता है और यदि जीवित रहता तो विकसित होने वाला वयस्क मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। मतलब कोई भी फिक्स ही नहीं रहेगा कि कैसा उसका ढांचा पाया जाएगा। जो मेन तरह का ढांचा जो पाया जाता है ना, वो बिल्कुल ही क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही वो चेंज हो जाती है। अगला देखेंगे, अगला हम पढ़ेंगे पटाऊ सिंड्रोम। अगला क्या है, पटाऊ सिंड्रोम है। तो इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार आ जाती है। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से क्या हो सकते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। अन्य रोग की बात करते हैं। अब इसके अलावा भी कई रोग हुए जो आपको देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में लगभग रोग आपके ख़त्म हो सकते हैं। कोशिश मेरी है कि इसमें मैं ख़त्म कर दूं। अन्य रोग की बात करते हैं हम। अन्य रोग की बात करते हैं। अन्य रोग की बात करते हैं तो यह रोग सूत्रकृमियों के कारण होता है। बैक्टीरिया के इस रोग में लसिका वाहिनी और ग्रंथियाँ फूल जाती है, जिससे फाइलोरोसिस कहा जाता है। फाइलेरिया इसको हम कहेंगे। मलेरिया की भांति इस रोग के आरंभ में ही ज्वर आता है और हेट्राजन की टिकिया से रोगी आराम मिलता है। फाइलेरिया के रोगियों के लिए दही, केला तथा अन्य चर्बी खाद्य पदार्थ क्या होता है, वर्जित होता है, वो खा नहीं सकते हैं। इसको हम फाइलेरिया कहते हैं। अब अगला हमारा रोग जो आता है मधुमेह रोग आता है। डायबिटीज़ का नाम जिसको देते हैं। यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन के पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन दो प्रकार का कार्य करता है। एक तो भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। और दूसरा काम क्या है इसका, इंसुलिन यकृत पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन उपयोग होता है। ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतु में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगता है। इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिससे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं। अगला हमारा जो रोग है हार्ट अटैक, दिल का रोग। दिल का रोग जो होता है ना, हार्ट अटैक हो जाता है पथरी वगैरह वगैरह में। हृदय में होता है, शरीर पथरी में नहीं होता। हार्ट रोग हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय की पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता है। इससे हृदय में दर्द होता है, जिसे हृदय शूल कहा जाता है। फलतः हृदय रक्त का संचार नहीं कर पाता है। इसे हृदय गति का रुक जाना या हृदय घात कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा कहाँ, अफ्रीका में होता है और इस रोग में विषाणु जंगली जानवरों का आश्रय लेते हैं। होमोगोस एडिस जाति के अनेक मच्छर रोग विषाणु के मनुष्य शरीर में पहुँच जाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वर आ जाता है। ज्वर का शरीर दर्द, हड्डियों में दर्द, सूजन। देखिए रोग थोड़ा सा इधर उधर टाइपिंग हुआ है, टाइपिंग इधर उधर हो गया। चेहरा सूज जाएगा, पीलिया रोग हो जाता तथा आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए टाइपिंग में दिक्कत हो गया है, तो ये उस रोग का नहीं है। अगला देखते हैं, अगला रोग जो होता है वो होता है कैंसर।
काफ़ी खतरनाक रोग है और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी चल रहा। अभी तक कोई खोज अभी एक सटीक इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया है। कोशिका में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी कैंसर होता है। संश्लेषी रजकों के निर्माण में होने वाले एरोमेटिक एमिन से मूत्राशय का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। मुंह से थूक के साथ खून भी इसमें क्या होता है, निकलता है। अब अगला जो हमारा होता है एस्केरिस। इस रोग का कारक एस्केरिस नामक निमोटिड है। इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। इस रोग में पेट में तेज दर्द, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में पहुंचकर ये जबड़, खांसी तथा इसोनोफिलिया के कारण बनते हैं। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक सफाई इस रोग के सर्वश्रेष्ठ क्या हैं, उपचार पाए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ उपचार है। इस रोग के कारक एस्केरिक, अब एस्केरिस देखते हैं। इसमें लुम्बिक्राइड्स एस्केरिस नामक निमोटिड है और इसमें भोजन के द्वारा होता है और इसमें पेट में तेज दर्द होगा, वृद्धि रुक जाएगी, फेफड़ों में पहुंचकर ये खांसी इस्नोफिलिया के कारण होता है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक सफाई इस पे सर्वश्रेष्ठ उपचार है इसको रोकने के लिए, एस्केरिस को। अगला रोग जो होता है टेनियासिस जो होता है, टेनियासिस का बात करते हैं। तो टेनियासिस रोग में देखेंगे तो इस रोग का कारक टेनिया सोलिया नामक परजीवी है। रोगी व्यक्ति के आंत में परजीवी के अंडे उपस्थित होते हैं जो कि मल के साथ बहकर आ जाते हैं। सूअर जब इस मल को खाते हैं तो यह सूअर के आंत में पहुंच जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो रोग होगा ना सूअर में होता, जहाँ से सूअर के मांसपेशियों में पहुँचे जाते हैं, जहाँ से क्या होंगे, सूअर के मांसपेशियों में पहुँच जाते हैं। यदि ऐसे संक्रमित सूअर का अधपका मांस कोई व्यक्ति खाता है तो ब्लेडर वर्म उसकी आंत में पहुंचकर टिप वर्म के रूप में क्या होगा, विकसित हो जाता है तथा आंत की दीवार पर चिपक जाता है। प्रायः टेनियासिस के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं और केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है, परंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आँखों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क में पहुँच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। और भली भांति पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए इसमें। अब जोड़ों के दर्द की बात अगर करते हैं हम, जोड़ों के दर्द, तो इसमें गठिया व वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों का दर्द सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है गाउट। तो गाउट में आइए देखते हैं कि गाउट किसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के जोड़ों का दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। और दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो इस प्रकार के गठिया ऑस्टियो को जोड़ों और कार्टिलेज के हासिल हो जाने से होता है। इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे कड़े हो जाते हैं। यह रोग सामान्यतः अधिक आयु के लोगों में होता है। अब अगला हम जो पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में रूमेटाइड आर्थराइटिस है। साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त उत्तक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया उत्पन्न होता है। इस रोग के फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में असुविधा होने लगती है। अगला हमारा जो रोग होता है वो होता है हाइपरटेंशन। इसका मुख्य कारण उच्च धमनी दाब है जो छोटी धमनी में सिकुड़न उत्पन्न होने के कारण होता है। छोटी धमनी में सिकुड़न के कई कारण होते हैं जैसे अत्यधिक तनाव, ज़्यादा लंबे समय तक चिंता, संवेदनशीलता आदि। रोगी को आराम व नींद लेना अत्यधिक फायदेमंद होता है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में बीपी ज़्यादा हो जाएगा, रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाएगा और अत्यधिक तनाव, ज़्यादा लंबे समय तक चिंता वगैरह होता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। अब और एक अगला रोग है न्यूरोसिस। इस रोग का कारण उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष किसी असामान्य स्थिति का आ जाना है। इससे हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है। रोग में रोगी को नींद न आना, चिड़चिड़ा हो जाना इसमें प्रमुख कारण होता है। अब अगला जो देखते हैं, अगला जो देखेंगे पक्षघात या लकवा। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है।
जहाँ पक्षघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएँ निष्क्रिय हो जाती है। इसके कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना ही क्या होता है, पैरालिसिस होता है। एलर्जी की बात करते हैं हम। एलर्जी तो कुछ वस्तुएं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि के एलर्जी के सब क्या हैं, उदाहरण हैं। अब अगला जो आता है वो होता है साइजोफ्रेनिया। यह एक मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं, और ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन और आवेशहीन होते हैं। मतलब इसमें कोई आवेश नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, केवल कल्पना करेंगे और आलसी रहेंगे, अलगाव रहेंगे, सबसे अलग रहने का सोचेंगे। एक सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो है मिर्गी। मिर्गी आपकी बीमारी आती है, मिर्गी बीमारी आती है। इससे अपस्मार रोग भी कहते हैं या मस्तिष्क के आंतरिक रोग के कारण। तो इस रोग में जब दौरा पैदा होता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है, दोनों चीज़ होता है। और कहते हैं मिर्गी आया ना तो चप्पल सुंघा दीजिए, उससे सही हो जाएगा। नहीं सही होता है, एक कहानी है। अगला रोग जो होता है डिप्लोपिया होता है। डिप्लोपिया यह क्या करता है, यह रोग आँख को मांसपेशी के पक्षघात के कारण होती है। अगला रोग जो होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू पहली बार 1818 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस रोग का मुख्य विषाणु H5N1 है। यह रोग प्राय मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से प्रसारित होता है। वैश्वीकरण के कारण पिछले लगभग 8-10 वर्षों में यह रोग कई बार दुनिया भर में दहशत फैला चुका है। बर्ड फ्लू काफ़ी ज़्यादा है। ये बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है और प्रवासी पक्षियों के माध्यम से, मुर्गियों के माध्यम से, चिकन वगैरह खाए उसके माध्यम से 8-10 वर्षों में लगभग पूरी दुनिया में ये फैल जाता है और धीरे धीरे ये फैलाने लगता है। अगला हम जब देखते हैं सार्स, अगला जो देखेंगे सार्स, तो सार्स का पूर्ण रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से काफ़ी मिलते जुलते हैं और यह बीमारी 2002-3 में विश्व के कई देशों में एक साथ फैली थी। इस बीमारी के रोकथाम हेतु अभी कोई कारगर औषधि उपलब्ध नहीं हुआ है। अगला जो होता है जापानी इंसेफेलाइटिस, एक बीमारी है, ये होता है। इसकी बात करते हैं तो यह रोग कई दशकों से पहले भारत में पहुंचा और इसका जो रोग जो होता है ना वो कई दशकों से भारत पहुंचा। और लेकिन सूअर को भी इस रोग का वाहक बनाता है। क्यूलेस प्रजाति का मकसद धान के खेतों में पनपता है। इस कारण धान क्षेत्र में हर वर्षों में सैकड़ों बच्चे इस रोग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये रोग बहुत पहले भारत में पहुंचा था। अगला है स्वाइन फ्लू। यह भी एक संक्रामक रोग होता है जिसका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से होता है और इसका रोग उद्भव उत्तर अमेरिका देश में मैक्सिमम हुआ। विश्व के प्राय सभी देशों में संक्रामक रोग के प्रति काफ़ी सतर्कता इसमें देखने को मिलती है। काफ़ी सतर्कता होगा और बरत रहे हैं। WHO के अनुसार अगर हम बोलें, WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वाइन फ्लू का इन्फ्लुएंजा वायरस को H1N1 का नाम दिया गया। वो H1N5 था ना, H5N1 था और इसको H1N1 का नाम दिया गया है। बार बार उल्टी आता हो, इसमें दस्त होता है, अचानक तेज बुखार रहता है, शरीर में दर्द होता है, थकान का अनुभव होता है, खांसी होता है। और इस रोग का प्रमुख लक्षण जो है ना, विशेषकर टीका या दवा कोई भी नहीं है, अभी तक खोजा नहीं गया है। और अगला रोग जो है आपका इबोला, लास्ट रोग है। इबोला एक तरह का वायरस से फैलने वाला रोग है। वायरस से फैलता है एक रोग इबोला जिसको हम बोलते हैं, और पश्चिमी अफ्रीका में विषाणु से फैलने वाला रोग है जो चमगादड़ से फैलता है, इबोला वायरस। वो काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक रोग होता है। ये पटना में भी देखने को मिला था, बाकी जगहों पे ये देखने को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला था। केरल साइड में सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। तो इस तरीके से आज हम इसमें बहुत ही कम समय में, लगभग आधे घंटे में बहुत सारे रोग को, लगभग 20 से 22-24 पेज का ये स्लाइड था। 24 पेज के स्लाइड को मैंने केवल क्या किया है, केवल PDF के माध्यम से 30 मिनट में इसको मैं ख़त्म किया हूँ, समझाया हूँ। और वीडियो को आप 2 से 3 बार जाके रिपीट करेंगे तब ये सारी पॉइंट आपको याद हो सकते हैं। इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोग को मैं लेके आया था जो एक्स्ट्रा था।
एक तो पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस और कवक, फिर प्रोटोजोआ की वजह से मैं बाटा फीटा कृमि की वजह से मैं बात के बताया। फिर थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट रोग है जिसका लाइलाज है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो होते हैं और वायरल भी होते हैं और फेमस रोग हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। रोग चैप्टर हमारा क्लियर हुआ और फाइनली हमारा बायो का जो टॉपिक है जितना लगभग ख़त्म हो चुका है। अब इन्वायरमेंटल टॉपिक बचता है, तो उसको कोई भी वीडियो हम कभी एक वीडियो लेंगे, एक वीडियो में वो लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। इस तरह से आज अगर हम बात करते हैं तो बायो के जितने भी चैप्टर है वो ख़त्म हो गए कम्प्लीटली। बायो के चैप्टर क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट लेक्चर है बायो का ये। अब एक इसका MCQ, इसका क्वेश्चन जो है रोग का, वो हम लेके आएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा और इसके बाद से बायो के क्लासेस लगभग ख़त्म हो जाएंगे। आप वहाँ से नोट्स कर सकते हैं। पूरे टॉपिक आपको क्लियर मैंने यहाँ पे कर दिया है। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय